आज की क्लास में बच्चों मैंने बोला था कि कोलिजन पढ़ाऊंगा मैं, तो कोलिजन में शुरू करता हूं, ठीक है। तो दिस वन, देखिए कोलिजन बेसिकली क्या है। मैं आपको एक काम करता हूं, कुछ बातें लिखवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको कुछ बातें लिखवाऊंगा, बेटा उसको लिख लीजिएगा। लिखो, when exchange of momentum takes place, when exchange of momentum take place, when exchange of momentum take place, exchange of momentum takes place between two physical bodies, between two physical bodies only due to their mutual interaction force. तो between two physical bodies only due to their mutual interaction force is defined as collision between two bodies। तो मैं फिलहाल यहीं तक लिख रहा हूं, is defined as collision between two bodies। तो फेनोमेना क्या हुआ, पहले तो आप फेनोमेना पर आइए। मतलब लोग नॉर्मली बता देते हैं कि जब दो फिजिकल बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे मैं आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, जो दिमाग में एक भ्रम होता है। अभी वो भ्रम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बात क्या हुई, कोलिजन आप किसको बोल रहे हो, किस प्रोसेस को आप कोलिजन बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि जब भी कभी भी दो फिजिकल बॉडीज के बीच में मोमेंटम चेंज होता है, किस वजह से चेंज होता है, केवल उनके फिजिकल जो इंटरैक्शन फोर्स है उसकी वजह से। बिल्कुल क्लियर कट मैंने इसीलिए यहां पे लिखा है कि एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस बिटवीन टू फिजिकल बॉडीज ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्स, राइट। तो उनके बीच के म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्स की वजह से जब मोमेंटम का एक्सचेंज होता है दोनों बॉडीज में, तो आप इस प्रोसेस को नाम देते हो कोलिजन, ठीक है ना। आप इस प्रोसेस को नाम देते हो कोलिजन। अब यहां पे एक मेरा पहला प्रश्न आता है कि अगर आप कोलिजन पढ़ रहे हो या कोलिजन आप करा रहे हो दो बॉडीज के बीच में, क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार दोनों बॉडीज आपस में टकराएं? क्या बिना टकराए कोलिजन या ये फिनोमेना हो सकता है? आप जवाब देंगे मुझे। मेरा सवाल समझिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार दो बॉडीज टकराएं? और आप कह रहे हो कि हाँ सर, कोलिजन के लिए दो बॉडीज का टकराना बहुत जरूरी है, और जब तक टकराएंगे नहीं तब तक उनके बीच में मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो क्या ऐसा जरूरी है, क्या बिना टकराए ये काम नहीं हो सकता? सबसे पहले तो ये बताइए, यस या नो में बात करिएगा। मतलब अगर बिना टकराए ये काम हो सकता है तो बोलिएगा यस सर, और अगर बिना टकराए ये काम नहीं हो सकता तो बोलिएगा नो सर। मतलब कोलिजन के लिए क्या दोनों बॉडीज का टकराना जरूरी है? क्या कोलिजन के लिए दोनों बॉडीज का टकराना जरूरी है? बहुत एक सिंपल एक लाइन में पूछ रहा हूं, अभी क्लियर आंसर दो तो मुझे भी समझ में आएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं पूछ रहा हूं, क्या कोलिजन के लिए दो बॉडीज का टकराना बहुत जरूरी है? आंसर है नो, ठीक है, आंसर है नो। अगर आप यस आपके दिमाग में चल रहा है तो आंसर नो है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोलिजन के केस में दो बॉडीज आपस में इंपैक्ट ही करें। क्यों? केवल एक कंडीशन होनी चाहिए, दोनों बॉडीज के बीच में जो म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ रहा है, या उसकी वजह से क्या इंडिविजुअली चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है बॉडीज में। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। देखिए, जो सबसे आसान एग्जांपल है हमारा, जो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है, वो कुछ ऐसा होता है कि भाई दो बॉडीज आई,
ये कुछ भी आप बोल दो, सपोज ये m1 मास की हो गई, इधर से ये u1 से चली आ रही है, और ये सपोज m2 मास की हो गई, ये u2 से चली आ रही। अभी आपको समझ में आता है कि ये स्ट्राइक करेंगे आपस में, है ना, आपको समझ में आता है कि ये स्ट्राइक करेंगे। तो जब ये कोलाइड कर रहा होगा सिस्टम, तो इनके बीच में एक म्यूचुअल कांटेक्ट हुआ होगा, ये m1 हुआ, ये m2 हुआ। और आप देखिए ये जो बाउंड्री आप सिस्टम में देख रहे हो, इंटरनल बाउंड्री m1 और m2 के बीच वाली, ये वाली बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली बाउंड्री आप देख रहे हो, एक्चुअली इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर ये एक दूसरे पे एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर, इसको मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं बड़ा करूंगा, ये आया, ठीक है। तो अभी आपने ये बाउंड्री देखी जो दोनों के बीच में था, ठीक है। तो जैसे ही कोलाइड हुआ, मैंने बोला कि यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स डेवलप हुआ होगा जो m1 m2 पर या m2 m1 पर अप्लाई कर रहा होगा, राइट। एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स डेवलप हुआ होगा जो m1 m2 पर या फिर m2 m1 पर अप्लाई कर रहा होगा। और यही नॉर्मल रिएक्शन वो कॉज हुआ कि आप बोल सकते हो कि इंडिविजुअली इन दोनों बॉडीज के मोमेंटम चेंज हो गया। भाई अगर आप इसका फाइनल सिचुएशन देखो तो आपको कुछ ये फिगर नजर आएगी। भाई ये हो गया सपोज m1, और ये वाला मैं मास बोल देता हूं, मान लीजिएगा m2। तो दिस इज सपोज टू बी v1 एंड दिस इज सपोज टू बी v2। तो इंडिविजुअली देखिए, पहले इसका मोमेंटम राइट था m1 u1 का, फाइनली लेफ्ट हो गया माइनस ऑफ m1 v1 से। इसका पहले लेफ्ट था माइनस ऑफ m2 u2 से, और इसका फाइनली चेंज हो गया, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, इसका फाइनली चेंज हो गया तुम्हारा m2 v2 राइट साइड, मतलब प्लस m2 v2 से। तो ये प्रोसेस समझिए क्या हुआ, ये एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। ये क्यों हुआ? म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्स की वजह से हुआ, बॉडीज के बीच में म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्स की वजह से हुआ। अब ये न्यूट्रल थे, यहां पे कोई चार्ज नहीं था इन दोनों बॉडीज में, तो इनके म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्स की वजह ये कांटेक्ट थी। बात समझिएगा, इनके म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्स की वजह क्या थी? ये कांटेक्ट था। भाई जैसे ही कांटेक्ट बना, नॉर्मल अप्लाई हुआ, और यही नॉर्मल कॉज बन गया दोनों के इंडिविजुअली मोमेंटम चेंज होने के लिए। अब आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं यहां से। अब मैं आपको यहां से एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, राइट। वो देखिएगा, सपोज एक यहां पे कोई प्लस क्यू का चार्ज है, राइट, और इसी के ठीक सामने एक थोड़ा सा हैवी चार्ज, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, दीज बोथ आर पॉइंट चार्ज। यहां पे एक प्लस कैपिटल क्यू का चार्ज है, इसका मास भी आप मान लीजिएगा कैपिटल एम, इसका मास आप मान लो स्मॉल एम। इनिशियली मैं बोलूंगा कि ये सेपरेशन इनफाइनाइट था, ठीक है ना। इनिशियली ये सेपरेशन मैं बोलूंगा कि ये एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। अभी देखो, मैं मानता हूं कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ी, बट इतना आप समझदार हो कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा। जितने लोग यहाँ कनेक्टेड है मेरे साथ में, वो सब ये बात जानते हैं। किसी ने कुछ पूछा, सर क्या मैग्नेटिक रिपल्शन बिटवीन टू अपोजिट मैग्नेट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ये आप इसको मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ पोल मान लीजिए ध्रुव, तब भी ये बात वैलिड है, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल बनाया क्योंकि उसके पहले मैंने देखा नहीं था आपका कवर्डे में मैग्नेट्स का बना सकता था, राइट। ओके, अभी क्या किया, इसको इनफाइनाइट से मैंने कोई एक v की वेलोसिटी दे दी। समझिएगा बात को, मैंने इनफाइनाइट से इसको एक v की वेलोसिटी दे दी। देखो पहली चीज, जब ये इनफाइनाइट पे थे तो इनके बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन फोर्स नहीं लगा। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस, फार अवे, है ना। तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं था। अभी जैसे ही मान लो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये आएगा, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, एक जनरल सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूं। एक जनरल सिचुएशन मैं आपको इसकी दिखाता हूं। ये वाला क्यू यहां कहीं पर आ चुका है, समझिएगा बात को। ये क्यू यहां पे आ चुका है,
कोई इसकी वेलोसिटी v जो पहले मैंने इनफाइनाइट पे दी थी, अभी वो चेंज होके कोई v डैश हो चुकी है, राइट। और ये वाला जो चार्ज था हमारा, इसको भी देखो मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया, कैपिटल M प्लस Q, और ये किसी v नॉट की वेलोसिटी से मुझे जाता हुआ नजर आया। देखिएगा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बट जैसे ही इनफाइनाइट से ये कोई फाइनाइट x डिस्टेंस पर आया, x क्या मैं r बोल देता हूं, जैसे ही इनफाइनाइट से ये कोई फाइनाइट सेपरेशन r पर आता है, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन लग जाता है। अब वो इंटरेक्शन कितना होता है आप ये देख लीजिए, आपको ये फॉर्मूला आई थॉट पता होना चाहिए कि अगर कोई प्लस का चार्ज है और कोई दूसरा प्लस का चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा, और ये फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो फोर्सेस आप देख रहे हो, ये रहा म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स, ये म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स रहा दोनों का, राइट। तो क्या हुआ, जब ये इनफाइनाइट पे था तो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स नहीं था, ये रेस्ट पे था, इसको मैंने एक वेलोसिटी दे दी। जैसे ही कोई एक फाइनाइट डिस्टेंस r पे मैंने इस चीज को, इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा इसकी वेलोसिटी भी कुछ चेंज हो गई, और ये पहले रेस्ट पे था और ये अभी चलने लगा किसी v नॉट से। तो दोनों के मोमेंटम में चेंज आया कि नहीं आया? क्यों आया? ये रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से आया। अगर ये फोर्सेस ना लग रहे होते ना, अगर ये फोर्सेस ना लग रहे होते तो ये अभी भी रेस्ट पे होता और ये अभी भी v से जा रहा होता। तो कहने का मतलब इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज करने की वजह कौन है? म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम कर रहे हैं यहाँ पे। बात मेरी समझ में आई? आपको डेफिनेशन क्लियर है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर म्यूचुअल की मतलब अगर आप कोलिजन पढ़ रहे हो या कोलिजन के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज का आपस में कुछ इस तरह से कांटेक्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ गया मेरी बात? बस मेन कंडीशन क्या होती है? मेन कंडीशन होती है कि दोनों बॉडीज के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स आपको नजर आ रहा है वो मौजूद होना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिविजुअली इनके मोमेंटम चेंज हो जाए। आप देखो यहाँ पे एक बात और निकल के आई, पता है क्या? आप चाहे इस वाले प्रोसेस को देखो या आप चाहे इस वाले प्रोसेस को देखो। बच्चों मैंने आपको एक बात समझाई थी कि व्हेनेवर द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू 0, तो आप सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। यानी मैंने आपसे बोला कि जब भी किसी सिस्टम में वैल्यू ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, उस समय आप सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब ये होता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बात समझ गए? तो अभी जैसे मैं यहां पे ही बोलता हूं, देखिए ये प्रोसेस आप देख रहे हो, दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे थे। जब कोलिजन हुआ तो ये नॉर्मल फोर्स डेवलप हुआ। अभी ये नॉर्मल फोर्स आप देखो कैसे डेवलप हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ सिस्टम समझना पड़ेगा, राइट बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सिस्टम समझना पड़ेगा। अब इस सिस्टम में आप सिंगल ब्लॉक तो ले नहीं सकते हो, क्योंकि एक अकेला ब्लॉक क्या करेगा, वो तो आइसोलेट हो जाएगा, किसके साथ इंटरेक्शन दिखाएगा। तो एटलीस्ट आपको 2 तो लेने ही पड़ेंगे, है ना? एटलीस्ट आपको 2 तो लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम करिएगा सिलेक्शन ऑफ सिस्टम बाउंड्री। तो हमारे पास सिस्टम के नाम पे क्या है? ये 2, M1 और M2, एंड दिस इज माय सिस्टम बाउंड्री। ये मैंने इसको कवर कर दिया। अब आप ये देखिए कि जो भी यहाँ पे फोर्स डेवलप हुआ वो इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर डेवलप हुआ। मींस देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन। आप समझ गए मेरी बात? देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन, यानी जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा था। अब आप चाहो तो यहां भी देख सकते हो, हमारे पास में सिस्टम के नाम पे क्या है? हमारे पास में सिस्टम के नाम पे है स्मॉल m और कैपिटल M का मास, या यूं कह लीजिए स्मॉल q और कैपिटल Q का चार्ज। यही तो है सिस्टम के नाम पे। अभी मैंने क्या काम किया, मैंने जब इसको लॉन्च कर दिया तो अभी मैं सिस्टम बाउंड्री अगर बनाता हूं यहां पे, तो आप देख सकते हो मेरे थ्रू बनाई गई इस सिस्टम बाउंड्री में किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। आप कहोगे नहीं सर ये फोर्स लग तो रहे हैं दोनों, मैं कहूंगा हाँ लग रहे हैं, बट ये सिस्टम के इंटरनल फोर्स ही तो कहलाएंगे, क्योंकि ये चार्ज इस पे और ये चार्ज इस पे म्यूचुअली लगा रहा है, अंदर है ना?
ये सिस्टम के इंटरनल फोर्स ही तो कहलाएंगे। दिस इज नॉट द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम, दिस इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। तो कुल मिला के इस प्रोसेस में भी नेट एफ एक्सटर्नल 0 हुआ, इस प्रोसेस में भी नेट एफ एक्सटर्नल 0 हुआ। मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, पता है? मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि वैल्यू ऑफ एफ ई एक्स टी इज इक्वल टू 0 ड्यूरिंग द कोलिजन। आया ना ये साफ साफ? हाँ बिल्कुल आया। और सिमिलरली मैं यहां पे भी लिख सकता हूं ड्यूरिंग कोलिजन, यहां तो पूरा स्टेटमेंट लिख सकता हूं मैं, ड्यूरिंग कोलिजन एफ ई एक्स टी नेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों केस में एफ ई एक्स टी वैल्यू कितनी दे रहा है अपनी? 0। दैट्स व्हाई यू कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब यहां पे भी मैं आपको एक करेक्शन देता हूं, अभी थोड़ी देर रुको, मैं एक चीज और आपको बताता हूं। This implies delta P of system will be equal to 0। समझ गए ना? This implies delta P of system, delta P मतलब change in momentum of system हमेशा 0 रहेगा, राइट? क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, जितना मोमेंटम इनिशियली उतना ही टोटल मोमेंटम फाइनली, तो आप चेंज कितना बोलोगे? आप चेंज इन मोमेंटम 0 बोलोगे। दिस implies P initial will be equal to P final। This implies P initial will be equal to P final। अब ये सिस्टम की बात हो रही है क्योंकि यहाँ मार्क किया हुआ है सिस्टम, या आप चाहो तो मैं अलग से यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ फॉर सिस्टम। ठीक है ना? आप चाहो तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ फॉर सिस्टम, राइट बच्चों? यहां तक तो आप समझ गए। तो इसका मतलब कुल मिला के 2 बातें आप समझ चुके हो। पहली बात कि पहली 2 नहीं बल्कि 3 बात मुझे बोलनी चाहिए। पहली बात, कोलिजन किसको कहते हैं? आप कहोगे कि भाई इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज होता है ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो ये तो कोलिजन हो गया। दूसरा पॉइंट, क्या कोलिजन के बीच में जरूरी है बॉडी हमेशा इंपैक्ट करे? आंसर होगा नो। किसी ने पहले कुछ लिखा, बट सर ब्लॉक्स को मूव करने के लिए एफ एक्सटर्नल तो लग रहा होगा। अभी मैं इसका जवाब दूंगा। अभी एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि ठीक है सर, आप ये कह रहे हो कि सृष्टि उमर तुमने सॉरी क्यों लिखा? किस बात के लिए? क्या पाप हुआ तुमसे? सृष्टि प्लीज तुम ऑफ योर माइक। ओके, अबे हर शख्स है ना, तुम भी लिख रहे हो और योर भी लिख रहे हो। कौन सी भाषा में बात करते हो? या तो तुम लिखो या तो योर लिखो। हद मचाया गुरु। धीरज, अभी मैं तुम्हारी बात को मैं 2 मिनट के लिए रोकूंगा। तुमने कहा, देखिए धीरज ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बट सर ब्लॉक को मूव कराने के लिए एफ ई एक्स टी तो लगा होगा ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओए तुम लोग फालतू कमेंट अभी ना करो किसी भी तरह के। मैं नहीं, वो अभी ऊपर निकल जाएगा, फिर मुझे नीचे स्क्रॉल कराना पड़ेगा। ठीक है, सुनो मेरी बात। अभी मैं धीरे जाता हूं तुम्हारी बात पे, 1 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, राइट? तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस में किसी तरह का कोई भी एफ एक्स टी नहीं लगा। दैट्स वाई आप इस सिस्टम के मोमेंटम को बोल सकते हो टोटल में कितना है? 0। दैट्स वाई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये थी हमारी 2-3 बातें। अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, ठीक है? वो कंडीशन पर आएगा। जैसे हम कोलिजन का कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन will be equal to the net momentum of the system after the collision। तो ये जो बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन आप लिखते हो, इसमें एक एक वर्ड ऐड कर दो। नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर द कोलिजन और नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। धीरज, कुछ हो सकता है तुम्हें हिंट मिला हो मेरी बात से। धीरज, हो सकता है आपको मेरी बात से हिंट मिला हो। जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। कभी भी हम लॉन्ग बिफोर और लॉन्ग आफ्टर कोलिजन नहीं देखते। सुनो मेरी बात, क्यों बोली ये बात मैंने? जैसे ये सिस्टम था, अभी इनिशियली तो रेस्ट पे ही रहे होंगे। कोई एक एजेंट आया होगा, उसने एक इधर से इंपल्स दिया होगा जिसकी वजह से U1 बना, किसी ने इधर से भी इंपल्स दिया होगा जिसकी वजह से U2 बना। तो इंपल्स आया ना, एक एक्स्ट्रा इंपल्स आया, तो अगर आप लॉन्ग बिफोर कोलिजन पे जाओगे तो एफ एक्स टी आपको दिखेगा।
यहां पे भी देखो, पहले रेस्ट पे था, इनफाइनाइट पे, ये वेलोसिटी कैसे आई होगी? अपने आप थोड़े नहीं होगी, किसी न किसी एजेंट ने कोई ना कोई इंपल्स दिया होगा, तभी तो ये पार्टिकल चला होगा। तो अगर आप लॉन्ग बिफोर कोलिजन पर आ गए तो आपको F(x)t दिखने लगेंगे। तभी मैं आपसे कह रहा हूं जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन ही हम लोग हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आप चाहो तो इस बात को मेंशन कर लीजिए कि वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थ्योरम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। बात मेरी समझिए, हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो PI is equal to PF means मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन। PI क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम just before the collision। और सिमिलरली PF मीन्स क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, आप कहोगे सर इसको आप जब बोल रहे थे तो बात तो समझ में आई, आपने लिखा क्यों? है ना यार, मैं मेनली उन्हीं बातों को लिखता हूं बोर्ड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जो टॉलरेट नहीं कर सकते हो आप। अब आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात आ गई? हर्षिता तुमने पूछा सर ये फोर्स एक्सटर्नल था या इंटरनल? एक सेकंड बैक आता हूं, किस फोर्स की बात कर रही हो? ये जो ग्रीन वाला F पड़ा है इधर, ये इंटरनल है क्योंकि चार्ज आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक अगर माइनस होता तो यही ग्रीन वाले फोर्सेस अंदर की तरफ बनते कि नहीं बनते? तब आपको शायद ज्यादा अच्छे से दिखाई देता, राइट? बात समझ में आई आपको? ये जो F आप देख रहे हो ये इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम है, दीज आर नॉट एक्सटर्नल, क्योंकि ये चार्ज म्यूचुअली एक दूसरे पे लगा रहे हैं। ठीक इसी तरह जो नॉर्मल यहाँ डेवलप हुआ ये तो आपको दिखाई दे रहा है, सिस्टम बाउंड्री बना के मैंने समझाया था, ये भी इंटरनल है। हर्षिता मेरी बात समझ में आती है आपको? लेकिन आपने कहा था कि हाँ, अरे एजेंट फोर्स ये नहीं लगा रहा है, एजेंट फोर्स नहीं लगा रहा, ऐसे ये फोर्सेस एजेंट नहीं लगा रहा, तुम बात समझी नहीं। एजेंट ने क्या काम किया, एक इसको ऐसे टक से मारा, इधर से टक से मारा, अब ये दोनों चल दिया, अब एजेंट अपने घर चला गया, खाना पीना खा के सो गया। बाकी प्रोसेस ये है, तभी मैं कह रहा हूं जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर लगाओ, जहां पे एजेंट नहीं मिलेगा। ये रखा हुआ था, एजेंट ने टक से मारा, घर चला गया, खाना पीना खा के सो गया, अब ये कोलिजन में एजेंट का कोई काम नहीं, केवल ये वेलोसिटीज को देने में एजेंट का इस्तेमाल किया गया था, बाकी कोलिजन में एजेंट का काम थोड़े ना है। अभी समझ में आई हर्षिता? अखिल क्या कह रहे हो? सर कोलिजन के बाद इंटरेक्टिंग फोर्स जीरो होगा, ये किसने कह दिया? कोलिजन के बाद जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ गए? अब जैसे ये कोलिजन है, ये सेपरेट हो गए तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, यहां पे तो कंडीशनल आ जाएगा ना कि क्या हो रहा है, आपको फाइनल क्या सिचुएशन बताई गई है, समझ गए मेरी बात? तो ये तो कंडीशनली है। चलिए मैं आता हूं थोड़ी सी और आगे की कहानी लेकर आपके सामने। तो मैं बोलता हूं कि ये जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हम लोग लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम मीन्स व्हाट? जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगाते हो, दिस इज जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मैं इन बातों पे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों दे रहा हूं, है ना?
इन बातों पे मैं इतना ज्यादा प्रेशर क्यों दे रहा हूं, मैं इसकी एक आपको वजह बताता हूं। चलिए आपको मैं दो अलग अलग फिनोमिना बताता हूं, राइट। एक फिनोमिना में दो ब्लॉक में आपको दिखाता हूं, सिंपल सी चीज है। अभी कोई टाइप ऑफ कोलिजन और कुछ मैं ऐसा नहीं बताने जा रहा हूं आपको, बस कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान होना चाहिए। कब हम कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन और कब हम नहीं कर सकते हैं, दोनों बातों को आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। दो ब्लॉक टकराएंगे, कब हम कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन और कब नहीं कर सकते हैं, ये मैं लेकर आता हूं। चलिए देखिए, तो ये हो गया तुम्हारा M1 M2 दो ब्लॉक, ये था बिफोर कोलिजन या लॉन्ग बिफोर कोलिजन मान लीजिएगा, एंड दिस इज सपोज टू बी U1 एंड दिस इज सपोज टू बी U2। तो पहला हुआ लॉन्ग बिफोर कोलिजन, राइट। दूसरा आपके सामने मैं बनाता हूं ड्यूरिंग कोलिजन। दूसरा आपके सामने मैंने बनाया ड्यूरिंग कोलिजन, राइट। और तीसरा आपके सामने बनाया, बल्कि ये यार ड्यूरिंग कोलिजन नहीं है, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाना चाहिए मुझको, ये दिखाऊंगा जस्ट बिफोर कोलिजन। एक स्टेप बताना तो रह गया था ना, ये आया। और ये अभी भी M1 और M2 है, ये अभी भी तुम्हारे U1 एंड U2 है। दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, राइट। दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। And this is long after collision। समझ गए? अब ये आप समझ जाओ जस्ट आफ्टर, और ये समझ जाओ लॉन्ग आफ्टर, ठीक है। अभी ये तो समझ गया ना, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ये लॉन्ग आफ्टर द कोलिजन। ये मैंने आपको 5 सिचुएशन दिखाई है, और आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप इस सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्वेशन करते हो, ध्यान से समझ लीजिएगा अभी, क्योंकि शुरुआत करी है, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हमारे पास सिचुएशन कितनी बनी है? यहां पे हमारे पास सिचुएशन बनती है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये आई लास्ट सिचुएशन नंबर 5। आ रहा है ना, कटा नहीं, हाँ ठीक है। ये आता है लास्ट सिचुएशन नंबर 5, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन आपको जब भी अप्लाई करना है, आप इस वाले में और इस वाले में अप्लाई करोगे, यहां नहीं करोगे, यहां नहीं करोगे, ये हमेशा याद रखना। और ये जस्ट बिफोर कोलिजन का मतलब होता है कि जब दोनों ब्लॉक बिल्कुल जस्ट आपस में कोलाइड करने वाले हैं। जस्ट बिफोर कोलिजन का मतलब अगर प्रॉपर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, तब की बात बोल रहा हूं मैं आपसे, कि अगर जस्ट बिफोर कोलिजन आप लगा रहे हो, तो ये वो सिचुएशन होती है जब ये बिल्कुल आपस में कोलाइड करने वाले होते हैं, यानी जब ये इनके बीच का सेपरेशन ऑलमोस्ट 0 हो चुका होता है। समझ गए बच्चों बात? जब इनके बीच का सिचुएशन ऑलमोस्ट 0 हो चुका होता है, यहां पे ये कांटेक्ट में है। यहां क्या हो रहा है आप कुछ नहीं कह सकते, यहां क्या हो रहा है आप कुछ नहीं कह सकते। ये कांटेक्ट जस्ट छूटा है, दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये बाउंड्री के बीच में बहुत माइन्यूट मैंने सेपरेशन रखा हुआ है, ठीक है। और एक जा रहा है V1 से, एक जा रहा है V2 से। पूरे प्रोसेस में ग्राउंड की रफनेस मैंने 0 ली हुई है,
पूरे प्रोसेस में यहां पे बच्चों मैंने ग्राउंड की रफनेस 0 ली है, यानी कि जो ग्राउंड मैंने माना वो माना है स्मूथ। ठीक है, इतनी बात। जस्ट बिफोर कोलिजन में दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम है। कहां सेम है? u1 u2 नहीं दिखाई दे रहा तुमको? सर यहाँ पे जस्ट बिफोर कोलिजन में भी दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम है, लॉन्ग बिफोर कोलिजन से। दैट मीन्स, तो यार क्या प्रॉब्लम है धीरज तुम्हारा? अगर यहाँ पे u1 और u2 से ब्लॉक आ रहा है, देखो यार किसी एजेंट ने इसको अगर इम्पल्स दिया होगा तो वो वैसे भी कंसीडर नहीं करना है तुम्हें, है ना? तुम्हें खाली इतनी सिचुएशन पे वर्कआउट करना है। आपको दिया ही जाता है कि ये u1 और u2 से आ रहे हैं। अभी ये u1 u2 कैसे मिला वो तुम्हारी हेडेक नहीं है, वो तुमसे कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आया। इसको देने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं, समझे ना? इसको u1 देने के, इसको u2 देने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। और अगर ये u1 और ये u1 सेम है तो इसका मतलब अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तभी तो सेम है वेलोसिटी। ये u2 सेम है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तभी तो वेलोसिटी सेम है। यार मतलब थोड़ा सा अकल लगा के बात किया करो, क्योंकि आप कुछ लिखते हो मेरा पूरा फोकस आपकी तरफ आता है। थोड़ा अकल का इस्तेमाल करो, ये नहीं कि कुछ भी, मैंने परमिशन दे रखी, ये मत करो कि कुछ भी लिखते रहो। यार खुद से देखो ना, u1 सेम है तो कैसे FEXT आ जाएगा? और ये तुमको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई कहेगा ही नहीं कि ये u1 कहां से आया, ये बताओ। अबे इनफाइनाइट तरीके होते हैं भाई मेरे इसको देने के, अब मैं क्या बताऊं कौन से तरीके से आया होगा? तो थोड़ा यार मतलब अकल का इस्तेमाल करो, क्योंकि मैंने आपको बोला मेरी एक नजर स्क्रीन पर रहती, कोई कुछ भी लिखेगा मैं तुरंत देखूंगा, या तो फिर मैं अवॉइड करना शुरू कर दूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यार ऐसी बात करो कि दूसरे बच्चे ये ना सोचे कि यार बताओ सर इंटरेक्ट हो गए, काम खत्म हो गया। आप मेरी बात माइंड मत करना धीरज, बट मैं यार सही कह रहा हूं आपसे। सुनो, रफनेस होगी तो क्या होगा मैं पूछूंगा, ठीक है ना? रफनेस होगी तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले जो जितना बता रहा हूं उतने में मेरे साथ साथ चलते रहिए, राइट? फिर ना बताऊं और फिर आपको लगे कि हाँ शायद ये केस रह गया है सर से, फिर आप उसको रेस करिए कि सर ये वाला केस भी जरा बता दीजिए क्या होता था, राइट? आगे आगे ना जाओ। इतनी बात हो गई, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ता हूं। तो क्या हुआ कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, मतलब आपको सेकंड और फोर्थ कंडीशन में ही केवल लीनियर मोमेंटम लगाना है, राइट? चलिए अब एक दूसरी सिचुएशन में आपको दिखाता हूं, वो भी देखो। अभी मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन दिखाता हूं। मैं आ रहा हूं, इसके बाद मैं रफनेस के ही केस पे आ रहा हूं, ठीक है धीरज जी? इसके बाद मैं रफनेस के ही केस पे आ रहा हूं, करने दिया करो काम थोड़ा। ये M1, ये M2, राइट? इसके पास वेलोसिटी u1, इसके पास वेलोसिटी u2। ये लॉन्ग बिफोर कोलिजन हो गई, पहली सिचुएशन। दूसरा, ये M1, ये M2, ये u1 डैश, ये u2 डैश। ये आई सेकेंड सिचुएशन, ये आई थर्ड सिचुएशन, दोनों कांटेक्ट में आए। M1, M2, यहां कुछ नहीं कह सकते हो आप, ठीक है? यहां एक्चुअली कुछ इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि ये इंपल्स का ड्यूरेशन होता है, इसके कैलकुलेशन अलग होते हैं, ठीक है? वो बताऊंगा समय आने पे। उसके बाद आता हूं जस्ट आफ्टर द कोलिजन। M1, M2, V1 डैश,
v2 डैश, और ये आता है इसका फिफ्थ केस, लॉन्ग आफ्टर कोलिजन। v1 v2। अब देखो यहां पे एक बात है कि जब ये दूर थे तो इनकी वेलोसिटी u1 u2 थी, मतलब एक दूसरे से काफी दूर थे जब ये लॉन्ग बिफोर कोलिजन थे। जब ये जस्ट बिफोर कोलिजन वाली कंडीशन पर है तो ये u1 डैश हो गया, u1 था पहले, अभी u1 डैश हो गया, u2 था अभी u2 डैश हो गया। कोई एक्सटर्नल एजेंट तुम्हें वैसा तो समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ ग्राउंड कैसी होगी, रफ होगी, तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी। अरे पिछले वाले केस से फ्रिक्शन नहीं लिया था तो सेम कंडीशंस थी, इस केस से फ्रिक्शन लेके चल रहा हूं तो ये कंडीशन बदल गई वेलोसिटी की। यानी यहाँ पे तुम एक बात तो मेंशन कर सकते हो, देखो म्यू कितना है ये तो अभी फिलहाल डिस्कस करना मूर्खता है, लेकिन ये जरूर लिख सकते हो कि सर जैसा भी है एक बात लेकिन हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट इक्वल टू 0 के केसेस है, कोई ना कोई रफनेस है, तो आप म्यू की वैल्यू म्यू नॉट ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की, लेकिन यहां पे मैं फिलहाल यही लिखूंगा कि म्यू नॉट इक्वल टू 0, राइट। अभी मैं आपसे इस सिचुएशन की बात करूंगा, आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे अभी क्या लग रहा होगा, देखो म्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो मैं सपोज म्यू नॉट की एक कॉमन वैल्यू मान लेता हूं, तो यहाँ पे क्या लगा, एक फ्रिक्शन लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, इस पे भी क्या लगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगा, इस पे भी क्या लग रहा है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इधर वाले पे भी क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे भी एक्ट हो ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस पे पलट जाएगी सिचुएशन, देखो मैंने फ्रिक्शन आगे लिखा है बट बच्चों एरो ध्यान देना, एरो पीछे लगाया हुआ है। इसी तरह ये जब इधर आएगा तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, ये हो गया, इसका काइनेटिक फ्रिक्शन इधर Fk, इसका काइनेटिक फ्रिक्शन इधर Fk। अब आप सिस्टम में क्या लेके चल रहे हो, सिस्टम में तो तुम्हारे केवल 2 ही ब्लॉक है, आप फ्रिक्शन का फोर्स थोड़ी ना सिस्टम में ले सकते हो, तो सिस्टम के नाम पे क्या है, सिस्टम जो है तुम्हारा, सिस्टम तो केवल 2 ब्लॉक है ना, यानी सिस्टम के नाम पे तुमने क्या लिया है, केवल यहाँ पे 2 ब्लॉक सिस्टम लिया हुआ है। अब सिस्टम में तुम्हारे पास केवल m1 m2 है, तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स आ रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन Fk का जो फोर्स आ रहा है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स हुआ कि नहीं हुआ दोनों ब्लॉक्स पे, बच्चों बात समझ में आ रही है। ये जो आप लेके चल रहे हो m1 और m2 2 ब्लॉक का सिस्टम मिला के आप जो बात कर रहे थे, इस पे Fk जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स का ही तो काम करेगा। पहले मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई कि ये Fk इन दोनों ब्लॉक्स पे जो ग्राउंड से लग रहा होगा रफनेस की वजह से, वो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है। क्या ये बातें समझ में आई? धीरज तुमको समझ में आया बेटा ये चीज? क्योंकि ये स्पेशली तुम्हारा ही केस था, हालांकि मैं तुम कहते भी ना मैं तब भी इसी पे आता, ठीक है। हाँ जी चलो, अब ये बात सबके समझ में आती है कि ये एक एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस कि क्या आप इस केस में मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो? क्या आप इस केस में मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो? बिकॉज यहां पे एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है इस समय आपको। क्या आप यहां पे मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो? और अगर कोई यहां पे मुझे यस आंसर देता है गलती से भी, भाई साहब मैं पूछ लूंगा क्यों, तो वो रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा। उज्जवल शाह, वो रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा। देखिए मेरे क्वेश्चन पूछने के तरीके पे कभी मत जाना कि सर की भाषा का सेंस, सर की लैंग्वेज का सेंस ये है तो इसका मतलब आंसर कुछ ऐसा हो सकता है। नो, मेरे पूछने के तरीके पे मत जाइएगा। आप जो भी बात करिए मुझसे लॉजिकली बात करिए। हाँ, कई लोगों ने यहाँ पे नो सर लिखा है, बट एक्चुअली आपको बता दूं
इस केस में भी आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। 2-3 लोगों ने लिखा है, मैं सारे नाम तो नहीं ले पाऊंगा। उज्जवल शाह का नाम तो मैंने बोला था, धीरज ने भी लिखा है, सार्थक साहू ने भी लिखा, उज्जवल ने तो लॉजिक भी दे दिया और धीरज ने भी लॉजिक दिया था। सर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो मैं आप सोचिए, मैं कोई तो खास बात होगी यहाँ पे। पहली चीज मैं आपको इसका आंसर क्लियर कर दूं, इस केस में भी आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकते हैं। इस केस में भी आप लीनियर मोमेंटम का, एक सेकंड जरा क्लास लगा दो किसी की, 1 मिनट रुकना। देखो तुम्हारे शरीर में वैसे भी गोश्त कम है, ठीक है? क्या सुना रहे? हाँ, और तुमको मैं अपने कुत्ते के आगे छोड़ दूंगा और तुमको 2 दिन तक खाएगा नोच नोच के। बात तो सही, हुआ क्या? क्या हुआ? हो गया, लगा दी क्लास। चलिए वापस आता हूं। तो इसका आंसर मैंने आपको दिया था कि इस केस में भी आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। इस केस में भी आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। मेरा आंसर तो आपने सुन लिया, अब इसका रीजन भी सुनिए। देखिए दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका रीजन भी सुनिएगा। रीजन क्या होता है, आप सोचिए कोई तो खास बात होगी ना, जो मैं इस पॉइंट पे काफी एम्फेसाइज कर रहा था, इसको मैं काफी प्रेशर के साथ आपको समझा रहा था। नहीं, ये यही सिचुएशंस होती हैं जिस पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जाता है ना? कोई तो वजह होगी। तो और इस पर अंडरलाइन भी किया था कि जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि इस बात से फर्क क्या पड़ा, जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन से फर्क क्या पड़ा, अब वो सुनो। तो मैंने आपसे कहा कि आप कभी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉन्ग बिफोर एंड लॉन्ग आफ्टर कोलिजन नहीं लगा सकते। मतलब कि 1 और 5th के बीच में आप कभी भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं लगाओगे, आप इसमें और इसमें लगाओगे। फर्क ये पड़ा बेटा कि जब आप लॉन्ग बिफोर में इक्वेशन लगाओगे मोमेंटम की, तो ये फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होगा। आप जानते ही हो फ्रिक्शन क्या काम करेगा, वर्क करेगा। कैसा वर्क करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन? फिलहाल इस केस में नेगेटिव वर्क करेगा, राइट? फिलहाल इस केस में नेगेटिव वर्क करेगा, इनकी एनर्जीज को कम कर देगा, इनकी वेलोसिटीज को बदल देगा। ठीक, अब आओ यहां पे। तो अगर वेलोसिटीज बदल गई तो कोलिजन होते तक वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। अब यहां पर आओ, यहां पे भी फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन आप याद करो मैंने आपको समझाया था, ये जो जस्ट बिफोर द कोलिजन वाली सिचुएशन होती है, ये बिल्कुल इतना कम सेपरेशन लेकर आते हैं आपस में कि आप कह सकते हो कि जस्ट कोलाइड करने वाले, मतलब जस्ट कनेक्ट करने वाले। यानी बीच का सेपरेशन आप डिफरेंशियल बोल सकते हो, कोई एक इनफाइनाइट स्मॉल सेपरेशन बोल सकते हो। अभी इनफाइनाइट स्मॉल सेपरेशन में ये फ्रिक्शन क्या वर्क करेगा? 0। इस इनफाइनाइट स्मॉल सेपरेशन के लिए अगर ये ब्लॉक मूव करते हैं एक दूसरे से कोलाइड करने के लिए, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना वर्क कर देगा? 0। अरे डिस्टेंस ही नहीं बची तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या वर्क करेगा? इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क ही तो करेगा, जिसको तुम 0 बोल सकते हो। इसी तरह यहां पे भी कि जब ये कोलाइड करने के बाद आपस, जब ये सेपरेट होंगे, तब भी आप जस्ट आफ्टर कोलिजन लेना और ये सेपरेशन को आप dx ही नाम देना। तो 0 से dx बनने में ये काइनेटिक फ्रिक्शन ने क्या वर्क कर लिया होगा? ऑलमोस्ट 0, खत्म हो जाएगा इसका वर्क। तो कहने का मतलब कंडीशन 2 और कंडीशन 4
इनमें कंडीशन 2 और कंडीशन 4 इनमें एक्चुअली फ्रिक्शन का इफेक्ट ही आपको नहीं मिला। कंडीशन 2 और कंडीशन 4 में एक्चुअली आपको फ्रिक्शन का इफेक्ट ही नहीं मिला। ये बात समझ में आई? तो आप इस केस में भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, बट वही बात आई कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द कोलिजन आप यहां पे काम कर सकते हैं। बच्चों क्लियर हुई ये चीज? अभी भी दिमाग में कुछ हो आप मुझे बता दीजिए। खुशी सिंह राठौर ने कुछ लिखा है, मतलब जब जस्ट बिफोर एंड आफ्टर, खुशी जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन में कैसा भी एफ एक्सटर्नल हो इग्नोर करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्चुअली उस एफ एक्सटर्नल का वर्क आप कैलकुलेट करोगे वो टेंडिंग टू 0 मिलेगा, जिसकी वजह से कंडीशन 2 मींस जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड कंडीशन 4 जस्ट आफ्टर द कोलिजन की सिचुएशंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं और एग्जांपल दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूं एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं फिर भी हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल ही दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग से पूरी तरह भ्रम निकल जाए ये चीज। यहां आपने देखा फ्रिक्शन ना, चलिए एक और दिखाता हूं आपको। ये लीजिए, एक स्प्रिंग थी जिसमें कोई एक कैपिटल M का मास कनेक्ट था, एक स्प्रिंग थी जिसमें कोई कैपिटल M का मास कनेक्ट था। बच्चों ये अंडरस्टूड है कि ये स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे नहीं हो सकती, राइट? ये अंडरस्टूड है कि ये स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे नहीं हो सकती क्योंकि kx का फोर्स लग रहा होगा जो इस mg को लेके चलेगा। तो मैं पहले तो यही लिख देता हूं, द इनिशियल एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग सपोज टू बी x0, और ये यहां से यहां तक इसकी नॉर्मल लेंथ थी, तो आप लिख सकते हो सबसे पहला kx0 विल बी इक्वल टू mg, तो आप x0 को लिख सकते हो mg बाय k, राइट बच्चों? ये तो इनिशियल सिचुएशन हो गई। अभी क्या किया मालूम है आपको? मैंने ऐसे अपनी रिवॉल्वर निकाली और यहां से ऐसे फायर मार दिया, इस ब्लॉक को टारगेट करते हुए एक फायर मार दिया बुलेट का, दाएं। क्या होगा? बुलेट आएगी, स्पीड में आएगी, इससे टकराएगी। अभी टकरा के लौटती है, उसी में अटक जाती है या इसको क्रॉस कर जाती है, वो बाद की सिचुएशन है। प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। रिवॉल्वर निकाली, ऐसे लोड किया, इस हाथ में पकड़ा, नीचे किया, दाएं से मारा, ठीक? तो एक बुलेट आ रही होगी, एक बुलेट आ रही होगी, इधर से लाता हूं, ये रही, राइट? ये बुलेट आ रही है, बुलेट दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है। किसी ने और तो कुछ नहीं लिखा? नहीं, ये बुलेट आ रही है और इस बुलेट का मास आप ले सकते हो स्मॉल m, इस बुलेट का मास आप ले सकते हो स्मॉल m, और इसकी वेलोसिटी आप ले सकते हो v0, राइट बच्चों? अभी ये फायर किया यार, ये अंडरस्टूड है कि नीचे ही आएगी बुलेट, वो तो मैंने आपको बोला ही था। अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, लो ये इंपैक्ट करेगी। चलो मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूं कि ये इसी में आके एम्बेड हो जाएगी, फंस जाएगी बुलेट इस कैपिटल M में। तो इसकी जो फाइनल सिचुएशन होगी, इसकी जो फाइनल सिचुएशन होगी वो हो जाएगी कुछ ऐसी। तो अब हमारे सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा? m प्लस स्मॉल m हो जाएगा, राइट? और ये सिस्टम में भी कोई एक नेट वेलोसिटी आ जाएगी और उसको आप लिख सकते हो कैपिटल V। सिस्टम में नेट एक वेलोसिटी इस इंपैक्ट की वजह से आ गई कैपिटल V। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, क्या आप यहां लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो? आंसर होगा यस, बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन किस बात से आएगा? यहाँ पे कंफ्यूजन किस बात से आएगा मालूम है? 2 पॉइंट है, सुनना। पहला, सर ये तो समझ में आ गया, देखिए एक मैं स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूं और स्टूडेंट की ही तरह आपसे मैं बात कर रहा हूं, और क्या भाषा इस्तेमाल होने वाली वो ध्यान दीजिएगा बस, कि सर ये तो चलिए समझ में आ गया
कि ये m इक्विलिब्रियम पे था क्योंकि आपने बोला कि ये जो x नॉट का फोर्स है कि x नॉट का फोर्स है वो mg को बैलेंस कर रहा है। सर वैसे फिर देखा जाए प्रैक्टिकली इस कैपिटल M पे तो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा क्योंकि जो लग रहे थे सर वो बैलेंस हो रहे थे, नीचे mg ऊपर के x नॉट। लेकिन सर जब ये बुलेट आ रही होगी तो ये बुलेट में तो mg डाउनवर्ड लग रहा होगा ना सर, ये तो अंडर ग्रेविटी है, यानी सिस्टम के एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, दूसरा पार्टिकल बैलेंस है। समझिएगा ध्यान से, सिस्टम के एक पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है और दूसरा पार्टिकल बैलेंस है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आई, सिस्टम के दोनों पार्टिकल पे चाहे एक्सटर्नल फोर्स लगे चाहे सिस्टम के किसी एक पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स लगे तो एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर तो किया ही जाएगा सिस्टम पे, है कि नहीं। और कौन सा फोर्स हो गया, ग्रेविटी वाला फोर्स हो गया, इसका mg, ठीक। तो सर क्या हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल करा सकते हो। क्यों करा सकते हो भाई? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन हम लॉन्ग बिफोर और लॉन्ग आफ्टर कोलिजन नहीं लेते कभी, हम क्या लेंगे, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन। मतलब ये बुलेट जब इस ब्लॉक से जस्ट टच करने वाली होगी, ये तो फिर भी बहुत दूर दिखाई है मैंने, ये बुलेट जब इस ब्लॉक से जस्ट टच करने वाली होगी उस मोमेंट पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन शुरू करोगे, यानी वो होगी तुम्हारी इनिशियल सिचुएशन जब ये बुलेट इस ब्लॉक पे जस्ट टच करने वाली होगी, दिस इज इनिशियल सिचुएशन। और फाइनल सिचुएशन जब ये जस्ट अंदर गई होगी, जब ये जस्ट अंदर गई होगी, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। यानी फिर वही पुरानी बातें, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। अब बताओ समझ में आया? दोनों केस अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग केस हैं, बिल्कुल अलग अलग केस हैं, बट फिर भी पूछ रहा हूं समझ में आता है कि आप मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो और क्यों कर सकते हो। देखिए मैं हर बात का आपको लॉजिक देता हूं, ठीक है ना, बिना लॉजिक बात नहीं करता कभी आपसे। चलिए बच्चों, इतनी बात तो खैर आपके समझ में आई, तो आइए कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशन भी करते हैं। मतलब अभी देखो कोलिजन की ही अपनी रामलीला चल रही उतनी देर से, ठीक है। तो आइए कुछ कोलिजन की बातें करते हैं भाई, टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, कैसे कैसे अपन लोग डील करते हैं, ठीक। ठीक है बच्चों, काफी देर से हम लोग इसी पे मूव कर रहे हैं एक्चुअली। फिर किसी ने कुछ लिखा, इंटरनल एक्सटर्नल डिसाइड कैसे करेंगे, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। देखो हर्ष, जब आप कोलिजन का केस लेते हो स्पेशली, तो सिस्टम में केवल वही लेना जो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, उसके अलावा जितनी भी चीज है वो सब सराउंडिंग है। मेरी बात समझ गए हर्ष, खुशी, समझ में आई बात? जो दो ब्लॉक्स या दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रहे हों, केवल सिस्टम के नाम पे आपको वही लेना है, उसके अलावा कुछ भी आप जो देख रहे हो वो सारा का सारा सराउंडिंग पे चला जाएगा। मैं आपको फिर से यहाँ पे एग्जांपल दिखा सकता हूँ, चीजें बनी हैं, देखिए। सिस्टम के नाम पे मैंने यहां लिखा था कि सिस्टम टेकन एज ओनली टू ब्लॉक, दो ब्लॉक की तरह हम सिस्टम ही ले रहे हैं पूरा पूरा, तो केवल M1 M2 सिस्टम है। इनका कोई भी म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स अगर लग रहा है तो वो इंटरेक्शन फोर्स इंटरनल कहलाएगा, उसके अलावा बाकी कुछ भी आप देखोगे वो एक्सटर्नल। यहां पे भी केवल बुलेट और कैपिटल M के ब्लॉक को मैंने सिस्टम लिया, इसके अलावा कुछ भी स्प्रिंग ग्रेविटी कुछ भी मैं लेके चल रहा हूं वो एक्सटर्नल है। ये कोलिजन के केस में केवल बुलेट और कैपिटल M को मैं सिस्टम लेके चल रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी एनीथिंग जो भी आपको नजर आ रहा है, स्प्रिंग, mg, ग्रेविटी, व्हाटएवर, वो सब सराउंडिंग। तभी तो मैंने बोला कि ये बैलेंस था mg और kx से, तो ये सराउंडिंग के फोर्सेस से बैलेंस हो गया। लेकिन ये नहीं था, इसमें mg लग रहा था, तो सिस्टम के एक पार्ट में एक्सटर्नल फोर्स mg लगा ना, फिर भी मोमेंटम कंजर्व हुआ है, बिकॉज जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर आप कर सकते हो, राइट। मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। फिर भी आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूं, आप देख लीजिए, कोई भी अगर आपके पास दिमाग में किसी भी तरह का सवाल आता है, बस लॉजिकल बात मुझसे करिएगा, इलॉजिकल मत बोलना यार, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो।
राइट। अब बहुत देर से सर फ्रिक्शन एक्सटर्नल हुआ, बिल्कुल रोनित, यही तो मैं बोल रहा हूं बेटा, मुन्ना मेरे लाल। रोनित, अगर केवल दो ब्लॉक को तुम सिस्टम ले रहे हो तो जो फ्रिक्शन हो गया तो बाहर का फोर्स हो गया। मैंने क्या आपसे कहा था, दो ब्लॉक को आप सिस्टम ले रहे हो, इन दोनों ब्लॉक के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन फोर्स लगता है, जैसे पिछले केस में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाया था, कहां चला गया, ये इंटरनल हो गया क्योंकि ये दो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, ये लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है ना, ये इंटरनल फोर्स हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हो, दोनों ब्लॉक्स को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दो, दोनों ब्लॉक्स को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दो, वहां पे भी स्प्रिंग का फोर्स इंटरनल हो जाएगा। भाई तुमको केवल अगर कोई उनके बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स नजर आता है, बस वही इंटरनल है, उसके अलावा भैया जी सारे फोर्सेस एक्सटर्नल है। ये M1 M2 का सिस्टम हो गया, राइट। अभी ये स्प्रिंग है, अभी क्या किया पता है हमने क्या किया, इसको ऐसे कंप्रेस किए हुए थे, मान लो छोड़ दिया हमने, ठीक, कंप्रेस किए हुए थे, मान लो मैंने छोड़ दिया, तो इस केस में भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हो, बिकॉज जो भी स्प्रिंग फोर्सेस लग रहा होगा M1 और M2 पे, वो इसका पार्ट ऑफ सिस्टम हो गया। यहां पे तुम्हारा सिस्टम चला जाएगा ये वाला, दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम, क्योंकि स्प्रिंग हटा दोगे अगर तो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इस सिस्टम में आपको स्प्रिंग को कंसीडर करना पड़ेगा। स्प्रिंग हटा दोगे म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा नहीं, कोलिजन वाला कोई फिनोमिना बनेगा नहीं, तो ऐसा ना हो इसलिए स्प्रिंग को आप कंसीडर करते हो सिस्टम में, राइट। बात समझ गए, बहुत तरह के एग्जाम्पल बन जाते हैं बेटा। फिलहाल चलिए आता हूं कुछ और बातों पे, इसको इरेज कर देता हूं, किसी काम का नहीं मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि केसेस तो मैं कराऊंगा ही बाद में आपको। ओके बच्चों, तो बहुत देर से मैं बात कर रहा था कोलिजन 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 कोलिजन, अब बात करूंगा बॉडी 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 बॉडी, ठीक है। मतलब बॉडी 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 का मतलब क्या हुआ वो सुनो। देखिए बॉडी नॉर्मली दो तरह से एग्जिस्टेंस में आती हैं। पहला टाइप होता है इलास्टिक बॉडी, याद रखना अभी कोलिजन के टाइप मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं बॉडी के टाइप्स, बॉडी कितनी तरह की होती है, ठीक। नॉर्मली आइडियली अगर आप बात करते हो तो बॉडीज दो तरह की होती हैं, एक होती है इलास्टिक बॉडी, एक होती है नॉन इलास्टिक बॉडी, जिसको कि हम लोग प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, उसको इन इलास्टिक बॉडीज भी कहते हैं, ठीक। अंतर क्या हुआ, अंतर आपको नाम से ही समझ में आया होगा। अगर सुनिएगा, जैसे दो बॉडीज आप एज्यूम करते हैं, अभी मैं मास बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक बार लिखा। ये दो बॉडीज हमने यहाँ पे कंसीडर करी, एक दूसरे की तरफ U1 U2 से सपोज आ रही हैं, राइट। क्या हुआ, जस्ट बिफोर द कोलिजन मैं बनाने जा रहा हूं, पहली सिचुएशन ये थी लॉन्ग बिफोर कोलिजन, दूसरी सिचुएशन मैं बता रहा हूं जस्ट बिफोर कोलिजन। बच्चों एक बात पे ध्यान देना, यहां पे थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, ये है मेरी जस्ट बिफोर द कोलिजन की कंडीशन। और आप ध्यान दो मैंने बॉडी को टच ही करा दिया है, ऑलमोस्ट टच करा दिया, देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट मैंने टच कराया। अभी इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक, इसका रीजन मैं आपको अभी समझाता हूं, देखते जाओ देखते जाओ, फिर सुनना। तीसरा, ड्यूरिंग कोलिजन, ये मजेदार फिगर बनने वाली भाई। ये ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। चौथा,
वापस इसी सिचुएशन पे आऊंगा, ठीक है, वापस इसी सिचुएशन पे आऊंगा। एक मिनट, एक स्टेप बढ़ाऊंगा मैं। ये ड्यूरिंग कोलिजन है। आप कहोगे सर ये बना क्या रहे हो आप, हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बताता हूँ यार क्या बना रहा हूँ अभी। मालूम है क्या चीजें आ गई हैं आपके सामने, समझो। पहले मैं दो बॉडीज को देख रहा था और दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ U1 U2 से अप्रोच कर रही थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने जस्ट टच किया। यहाँ पे वेलोसिटीज अभी वही है, यानी जस्ट बिफोर कोलिजन कह सकते हो, और ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है 6 वाली। ये बीच की सिचुएशन है। ड्यूरिंग कोलिजन में मैंने 3 फिगर दिए आपको। ड्यूरिंग कोलिजन में मैंने आपको 3 फिगर दिए, पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर। समझ गए बच्चों, ड्यूरिंग कोलिजन में आपको मैंने 3 अलग अलग फिगर्स दी हैं। ओके, अब जरा सिचुएशंस पे आते हैं कि क्या हो रहा है। सिचुएशंस पर आते हैं कि क्या हो रहा है। पहली बात, जैसे ही कोलिजन होना शुरू हुआ, मतलब ये जस्ट बिफोर कोलिजन की बात मैं कर रहा हूं, बॉडीज का कांटेक्ट हुआ। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। जो नॉर्मल की मैं बात कर रहा था दोनों के बीच में, वो अभी 0 है। राइट, यानी क्या सिचुएशन है, दिखाऊं आपको, देखो करके दिखाता हूं। दो बॉडीज आ रही हैं, हाथ दिख रहा है मेरा, ऐसे दिखेगा तुमको। दो बॉडीज आ रही हैं, ये आई, ये जस्ट ऐसे टच किया, ऐसे दिखाऊं यहाँ पे और आगे, हाँ ये सही, ये विजन अच्छा है। दो बॉडीज आई, ये आई, ऐसे जस्ट यहाँ आके ऐसे बस टच किया है, टच किया है, अभी नॉर्मल डेवलप नहीं हुआ, टच किया, यानी कि जस्ट बिफोर कोलिजन कह सकते हो इसको आप। तो ये सिचुएशन आ गई। इसके बाद क्या हुआ, ये अभी क्या हुआ, ये आई, अब देखते जाना, ये ऐसे आई। अब मेरा हाथ का मूवमेंट भी देखना साथ साथ। ये आई, ये टच किया और ये एक दूसरे को डिफॉर्म किया, और देखो दोनों साथ साथ जा रही हैं कॉमन वेलोसिटी से। एक दूसरे को डिफॉर्म किया, दोनों साथ साथ जा रही हैं कॉमन वेलोसिटी से, ठीक। तो ये सिचुएशन यहां कहीं पे है। कहां गया मेरा पेन, ये रहा। कुछ भी अभी मैं बोल देता हूं व्हाटएवर, तो फिलहाल ऐसे मान लो कि इस सिचुएशन पे नॉर्मल बना, डिफॉर्मेशन कुछ बना, और अब ये कनेक्ट हो गई ना, तो अभी जो भी स्पीड होगी इस समय वो कॉमन स्पीड होगी। और वो कॉमन स्पीड को मैं एक ऐसे दिखा देता हूं कि भाई ये कॉमन स्पीड मान लो इधर चली गई, कोई यू से मान लो, कॉमन स्पीड को यू से मान लो, ठीक। फिर क्या हुआ भाई, डिफॉर्मेशन होना पहले शुरू हुआ, उसके बाद वो डिफॉर्मेशन बढ़ेगा ना, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, डिफॉर्मेशन ऐसे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, फिर वो डिफॉर्मेशन कम होगा, फिर जब वो बॉडी अलग हो जाएंगी तो डिफॉर्मेशन 0 हो जाएगा। यही तो फिनोमेना दिखा रहा हूं आपको। पहले कनेक्ट हुआ ऐसे, ठीक, फिर डिफॉर्मेशन होना शुरू हुआ, बढ़ने लगा डिफॉर्मेशन, वो ये है। और जो ये सिचुएशन आप देख रहे हो, इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा, ये फ्लैट पोर्शन, भाई बॉल कैसी होती है, गोल होती है, स्फीयर होती है, ये फ्लैट पोर्शन कम है, इसमें फ्लैट पोर्शन बड़ा है, इसका मतलब यहां ज्यादा डिफॉर्मेशन है इससे। अब ध्यान देना, एक काम और करने वाला, इधर मैं लगाऊंगा nmax। nmax मतलब इस समय मैक्सिमम
नॉर्मल बीच में आ चुका होगा क्योंकि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन था। फिर से सुनना, यहाँ पे U बोला, देखो ये U1 U2 थे, ये कंबाइंड मैंने क्या बोला U, इधर मैं कंबाइंड करने जा रहा हूं। ये U मिनिमम हो गई। क्यों U मिनिमम हुई पता है आपको? वेलोसिटी क्यों इस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के केस में मैं मिनिमम वेलोसिटी क्यों डील कर रहा हूं सिस्टम में? क्यों? क्योंकि सिस्टम जब डिफॉर्म होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सिस्टम जब डिफॉर्म होगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अरे स्प्रिंग को जितना दबाओ, स्प्रिंग को जितना प्रेस करोगे, उसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो सिस्टम भी जितना डिफॉर्म होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ रही है सिस्टम के डिफॉर्मेशन की वजह से, वो आ कहां से रही है? वो इन्हीं काइनेटिक एनर्जी से तो आ रही होगी। तो जब सिस्टम में डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो चुका होगा तो उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रही होगी, तो उस समय सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रही होगी। तभी मैंने यू मिनिमम लिखा है, राइट? अब इधर आओ, अब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, ये उससे कम है, तो इसका मतलब यहां जो भी स्पीड होगी वो बढ़ गई होगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए आइडियल सिचुएशन, मतलब ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन को यार मैं मैच कर देता हूं, नहीं फिर बहुत तरह की चीजें बन जाएंगी यहाँ पे, है ना? तो मैंने क्या किया, मैं इसको पकड़ा, इसको यू डाला, और यहां पे मैंने बोला कि ये नॉर्मल कोई जनरल यहां पे भी लगा क्योंकि डिफॉर्मेशन कम हो रहा था, और यहां पे सेपरेशन हो गया, डिफॉर्मेशन जीरो हो गया। फिर से डिफॉर्मेशन जीरो का मतलब बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। डिफॉर्मेशन जीरो ले रहा हूं, एग्जैक्ट जीरो। आप देखिए एग्जैक्ट स्फेयर्स बने हैं यहां पे, पूरे स्फेयर बने हैं। इसका मतलब पहले डिफॉर्म हुई बॉडी, मैक्सिमम डिफॉर्म हुई बॉडी, फिर डिफॉर्मेशन कम हुआ, फिर डिफॉर्मेशन जीरो हो गया, ओरिजिनल स्फेयर्स आ गए। तो अब यह नॉर्मल तो मैं दिखा सकता हूं, नॉर्मल जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है वो वाली सिचुएशन पे, जीरो। और फाइनली फिर मैंने बोला कि ये U1 और U2, U1 और U2 नहीं, सॉरी, V1 और V2 से ये अपने अलग अलग। अब ये भी हो सकता है कि V1 V2 सेम डायरेक्शन में मिल जाए, ये भी हो सकता है कि V1 और V2 दोनों मेरी तरफ मिल जाए, मतलब ये भी हो सकता है V1 V2 पूरा राइट हो जाए, ये भी हो सकता है V1 V2 पूरा दोनों लेफ्ट हो जाए, ये भी हो सकता है V1 इधर V2, वो तो मतलब सिचुएशंस है, वो तो कुछ भी आप बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बार फिर से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? एक बार फिर से, हाँ मैं पूरा ही बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। दो बॉडीज आ रही थी, मेरे हाथ को देखते जाइएगा तो आपको मोशन बेहतर समझ में आएगा। दो बॉडीज आ रही थी, ऐसे आ रही थी, थोड़ा आगे आ जाऊं, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी। ये जस्ट बिफोर कोलिजन हुआ, और जैसे ही टच किया ये डिफॉर्मेशन बढ़ने लगा, डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे डिफॉर्मेशन जीरो था, यहाँ डिफॉर्मेशन बढ़ना शुरू हुआ तो नॉर्मल पिक्चर में आ गया। ये जस्ट टच किया था, डिफॉर्मेशन जीरो था, नॉर्मल जीरो था, ठीक है? ओरिजिनल वेलोसिटीज U1 और U2 मेंटेन है इस केस में। यहाँ पे दोनों कंबाइंड हो चुकी है बॉडीज, नॉर्मल डेवलप हो चुका है, डिफॉर्मेशन आ चुका है। तो ये U कोई एक जनरल मैंने सिस्टम का बोला, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूं इस U के हिसाब से तो इनकी म्यूचुअल काइनेटिक एनर्जी से छोटी होगी, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन की मैक्सिमम हो चुकी होगी, क्योंकि डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है, इस वजह से कह रहा हूं ये बात। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो चुकी होगी उस मूवमेंट पे, राइट? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी उस मूवमेंट पे मिनिमम हो चुकी होगी। समझ गए बच्चों? क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस आएगा, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां की आप देखोगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 प्लस m2 u मिनिमम स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हुआ। अभी मैं आपको सारे कैलकुलेशन दूंगा इसके। ये जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ, ठीक है? उसके बाद ये वापस अपने शेप में धीरे धीरे आ रही हैं, और एक बार जब कंप्लीटली अपने शेप पर आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी पहले की तरह जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी पहले की तरह
वही मेंटेन हो गई। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर बोलते हो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, देन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देन द व्हेन डिफॉर्मेशन इज जीरो, देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये आपस में होंगी बराबर, क्योंकि फाइनली डिफॉर्मेशन बॉडी का जीरो है। यानी फाइनली डिफॉर्मेशन जीरो है, मींस फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बॉडीज में नहीं आएंगी। ठीक, अभी मैं इसके कैलकुलेशन आपको पूरा देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहीं पे लिखना शुरू करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा के इनिशियल, पहली सिचुएशन, के इनिशियल कहां लिखें, बस मैं यही तो सोच रहा हूं। के इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, राइट। ये हो गई के इनिशियल। फिर आओ वापस, तो ये पहली सिचुएशन की के इनिशियल मैंने आगे लिख दी। ये तो वही है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जीरो, डिफॉर्मेशन हुआ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर और थर्ड वाली सिचुएशन में यहां पे मैं कोई एक पोटेंशियल एनर्जी को लिखूंगा, पता है क्या? यहां मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिख देता हूं लेट पीई, पोटेंशियल एनर्जी पीई लिखी मैंने, दिख रहा है, नीचे लिखता हूं थोड़ा, यहां मैं पीई को लिखता हूं कोई यू, पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन की मैंने लिख दिया यू। तो अब आप क्या लिखोगे? थर्ड इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस अगर कर रहे हो, देखो ये मासेस हर बार तुम्हारे m1 m2 m2 रहेंगे, राइट। तो अभी थर्ड इक्वेशन पर आओ। अभी थर्ड इक्वेशन में क्या लिखोगे? हाफ m1 प्लस m2 u स्क्वायर प्लस कैपिटल U। तो आप क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 टाइम्स u स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी u। टोटल एनर्जी के नाम पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी के नाम पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और ये किसके बराबर होगी? ये पूरा समेशन किसके बराबर होगा? के आई के बराबर होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, राइट। समझ गए? तो ऐसे आप लिख सकते हो बाय 1 एंड 3 आप लिखोगे। मैं इंटरमीडिएट स्टेट भी मैं डील कर रहा हूं, के आई इज इक्वल टू ई टोटल। मैं इतना ही लिखूंगा क्योंकि अभी मैं मैथ्स के लिए पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। अभी बात आई कि ये भाई डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा था तो ये यू बढ़ता जा रहा था, देखिए, ओहो, डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा था तो ये यू बढ़ते बढ़ते कितना हो गया था? यहां मैं बोलूंगा यू मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, क्योंकि मैंने वेलोसिटी को मिनिमम बोला है ना। तो यहां मैं बोलूंगा इस पर्टिकुलर केस के लिए पीई इज इक्वल टू यू मैक्स। बेटा ये स्मॉल यू है वेलोसिटी का, ये कैपिटल यू है पोटेंशियल एनर्जी का, समझ जाना। तो जब वेलोसिटी में मिनिमम यू आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में यू मैक्सिमम आएगा। ये कैपिटल यू पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी फोर्थ कंडीशन की अगर आप इक्वेशन लिखते हो, आप फोर्थ कंडीशन की इक्वेशन लिखते हो तो ई टोटल के नाम पे क्या जाएगा? ये जाएगा हाफ m1 प्लस m2 टाइम्स u मिनिमम स्क्वायर और प्लस u मैक्सिमम। ये आ गया ई टोटल काइनेटिक
प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और यहां भी आप बाय 1 और 4 कर सकते हो, बाय 1 and 4 आप लिख सकते हो के ई इज इक्वल टू ई टोटल। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, समझिएगा सवाल, द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, दिस इंप्लाइज द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी the maximum deformation energy during the collision U max, अगर ये पूछा जाए तो आपके पास सीधा आंसर है, आप चाहो तो पहले वैल्यू डाल दो, तो आप लिखोगे सिंस EI इज इक्वल टू ई टोटल, EI का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस PE मैक्स। तो PE मैक्स इज इक्वल टू K इनिशियल माइनस K फाइनल। तो PE मैक्स की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं अब U मैक्स, और K इनिशियल थी तुम्हारे पास हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 u मिनिमम स्क्वायर। समझ गए? ये कैलकुलेशन होता है, याद रखिएगा, इस पे सवाल बनते हैं, इस पे सवाल बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो फिर वही रीगेन हो जाएगा। अगर सिस्टम वापस अपने ओरिजिनल शेप पर आ गया तो मैं 1 और 6 को भी कंपेयर कर सकता हूं। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि अगर बॉडी रीगेन कर लेती है अपना शेप तो 1 की काइनेटिक एनर्जी और 6 की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। किसी ने कुछ कहा? 3rd और 5 वाले में वी से दैट U इज मैक्सिमम, 3rd and 5 वाले में से U इज मैक्सिमम, 3rd और 5, 3rd और 5, 3rd और 5, U कौन सा? यहां 2 U हैं, छोटा U बड़ा U। अनुष्का वेलोसिटी वाला नहीं, मैक्सिमम क्यों है? मैक्सिमम नहीं होगा ना, मैक्सिमम कहीं नहीं है भाई। पहली चीज तो आप U को डिस्कस ही नहीं कर रहे हो एक्चुअली, आप किसको डिस्कस कर रहे हो? आप डिस्कस कर रहे हो एनर्जीज को फिलहाल यहाँ पे। और अगर आपको U को डिस्कस ही करना है तो खाली ये कह सकते हो कि 4 वाला जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला केस था U मिनिमम वाला, बस इस U मिनिमम से बड़ी होंगी ये वैल्यूज, मैक्सिमम होगा ये नहीं कह पाओगे, ठीक है। वो तो कैलकुलेशंस आपको बताएंगे कि क्या वैल्यू निकलती है, एक्चुअली मोमेंटम कंजर्वेशंस, ठीक है। और किसी ने कुछ लिखा था अभी, प्रसून, 4th वाला रिपीट कर दीजिए, राइट। 4th वाला ये वाला भाई, ये डिफॉर्मेशन यहाँ होना शुरू हुआ था तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई U की, लेकिन ये डिफॉर्मेशन अभी बढ़ रहा है ना, ये डिफॉर्मेशन अभी बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, तो मैंने यहाँ पे बोला U मैक्सिमम आ गया। अभी एक काम करता हूं ना, मैं ये केस के बारे में लिख देता हूं कि इस केस में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। समझ गए बात? ये केस किसका बना? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का, और तभी आपने पोटेंशियल एनर्जी को मैक्स बोला और काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम बोला। ये U मिनिमम के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक मिनिमम ही आएगी, ठीक है। प्रसून अभी समझ गए ना? ये डिफॉर्मेशन बढ़ रहा था, यहाँ डिफॉर्मेशन शुरू हुआ है, यहाँ डिफॉर्मेशन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई है, ठीक है।
राइट प्रसून। फोर्थ इक्वेशन पे आऊं, ये वाली E टोटल इज इक्वल टू, कुछ नहीं किया मैंने यार, ये टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, तो ये U मिनिमम के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 प्लस m2 टाइम्स U मिनिमम। भाई दोनों ब्लॉक कंबाइंड है तो सेम स्पीड से चलेंगे ना, तो हाफ m1 प्लस m2 U मिनिमम स्क्वायर प्लस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम की बात कर रहे हो तो U मैक्स हो गया पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है बस। और उसी के लिए ये मैंने कैलकुलेशन आपको समझाया कि फॉर द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, ये यू मैक्स मान लो पूछा गया तुमको, तो आप करोगे इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल यानी ई टोटल। ई टोटल में एक्चुअली इसकी वजह से लिखा इधर, ये ई टोटल लिखा था, और इनिशियल के नाम पे केवल काइनेटिक है तुम्हारे पास में, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मैक्स। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और ये पोटेंशियल एनर्जी का मैक्स है, बस वही वैल्यूज पड़ी हुई। कुछ मैं गड़बड़ किया, एक मिनट, नहीं ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को सेपरेट किया है तो के इनिशियल माइनस के फाइनल किया मैंने, वो ये है। प्रसून जोशी समझ गए? गुड। तो अब ये, अब मैं बात करता हूं 1 और 6, 1 और 6। अब मैं बात करता हूं फॉर 1 और 6। ये रहा फॉर केस 1 एंड केस 6। बच्चों केस 1 में हमारे पास में केवल क्या थी, केस 1 में थी हमारे पास में केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, या केस 2 भी ले लो तो भी केवल क्या थी काइनेटिक एनर्जी, बल्कि मैं 1 नहीं मैं 2 लूंगा क्योंकि मैं जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन को डील करूंगा, मैं 1 की जगह भी उधर 2 लिखूंगा, ठीक है। तो मैं लूंगा केस 2 और केस 6 में, केस 2 में क्या है जस्ट बिफोर कोलिजन u1 u2 की यही स्पीड्स मेंटेन है, तो जो भी एनर्जी है वो टोटल ई टोटल क्या लिखोगे यहां पे आप, केवल काइनेटिक एनर्जी है। और यहां पे भी 6 वाले में भी अगर आप ई टोटल लिखते हो तो यहां भी क्या होगा केवल फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf लिखा है, और मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं ki इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है KEI और मैं यहां पे लिख रहा हूं KEF। तो अभी देखिएगा फॉर 2 and 6 फॉर KE 2 and 6, तो मैं लिखता हूं यहां पे सिंस देयर इज नो डिफॉर्मेशन in the bodies, hence the value of potential energy, जिसको कि हम लोग बार बार U बोल रहे थे, सारे हटाओ सीधे सीधे, hence the value of potential energy will be equal to 0. This implies, अभी 2 और 6 की स्पेशली बात कर रहा हूं, K initial is equal to K final, तो हमने लिखा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये आती है 2 और 6 के केस में, समझ गए? ये आता है केवल 2 और 6 के केस में, क्योंकि 2 में भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं था
और 6 में भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, देख लीजिए 2 में भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, 6 में भी नहीं है, जिस वजह से टोटल एनर्जी के नाम पे केवल काइनेटिक एनर्जी, यहां भी टोटल एनर्जी के नाम पे केवल काइनेटिक एनर्जी, और ये दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। राइट, समझ में आई बात। तो ये केस था दो इलास्टिक बॉडीज जब आपस में कोलाइड करती हैं, और इलास्टिक बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो आपस में कोलाइड करने के बाद जब सेपरेट होती हैं तो अपने शेप को रीगेन करती हैं। अब जो हमारे पास में इनइलास्टिक बॉडीज होती हैं वो कोलाइड करती हैं बट वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाती। जो कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाती हैं उसमें हम लोग बोलते हैं बॉडी स्टिक कर गई, जैसी कोलाइड कर मतलब जैसा शेप डिफॉर्म हुआ ड्यूरिंग कोलिजन वही शेप में वो मेंटेन हो गई, तो ये कहलाती हैं परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज। और जो जनरल बॉडीज होती हैं आप ऐसा कह सकते हो कि पूरी तरह से अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाई, वो जनरल इनइलास्टिक बॉडीज होती हैं। इन्हीं बॉडीज के बेस पे टाइप्स ऑफ कोलिजन बनाए गए हैं, ठीक है, इन्हीं बॉडीज के बेस पे टाइप्स ऑफ कोलिजन बनाए गए। अच्छा एक बात बताइए, बॉडी यहाँ पे इलास्टिक मैंने दिखाई तो आप फाइनल डिफॉर्मेशन 0 बोल रहे हो। अगर ये बॉडी परफेक्ट इलास्टिक ना होती, अगर ये बॉडी इलास्टिक बॉडीज ना होती तो फाइनली कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रहता इसमें, है ना, फाइनली कुछ ना कुछ इसमें डिफॉर्मेशन रहता, और अगर डिफॉर्मेशन रहता तो यहाँ पे ई टोटल के नाम पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट जरूर होता। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आप कंजर्व कर सकते थे, क्या आप ये कह सकते थे अगर यहाँ डिफॉर्मेशन बचा रहता तो क्या आप ये कह सकते थे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर द कोलिजन? क्या आप ऐसा कह सकते थे? कतई नहीं कह सकते थे आप, है ना। क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेशन अगर बचा रहता तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट यहाँ पे मेंटेन रहता। बात समझ में आती है आपको? तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए टाइप्स ऑफ कोलिजन बनाए गए एक्चुअली। अभी टाइम कितना है हमारे पास में? है अभी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक्चुअली टाइप्स ऑफ कोलिजन यहाँ पे डिसाइड करे गए, और उसमें सबसे पहला टाइप होता है इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला टाइप होता है इलास्टिक कोलिजन्स। और आधे से ज्यादा क्या मैंने आपको लगभग पूरा पढ़ा दिया इलास्टिक कोलिजन, पूरा फुल डिटेल में पढ़ा मारा, लेकिन फिर भी बताऊंगा भैया। अब तो फॉर्मेलिटी बची है उसकी, आगे बताऊंगा, यहां नहीं बताऊंगा। इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या ले सकते हो आप कि दो बॉडीज हैं U1 और सपोज ये भी ऐसे ही भेज दो इसको, ये M2 मास, ये M1 मास, ये U1 U2 से दोनों जा रही हैं, राइट। इसके बाद क्या हुआ वो समझना थोड़ा ध्यान से। दोनों आपस में आई जस्ट बिफोर कोलिजन की सिचुएशन पर। अब देखो कोलाइड करेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि U1 ग्रेटर देन U2 होगा। इक्वल भी होगा तो कोलिजन नहीं हो सकता ना, आप समझदार हो इतने, ये ना पूछना कैसे। तो ये चला, ये भी चला, ये जस्ट बिफोर कोलिजन आया, ये ड्यूरिंग कोलिजन आया। ऐसा फिगर मैं बहुत बनाता हूं यार, लेकिन ये है कि आपको समझ में पूरा आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन हो गया। ध्यान देना बेटा, जस्ट आफ्टर कोलिजन में मैं वेलोसिटीज को चेंज करके लिख रहा हूं। ठीक है, नीचे लिख दिया इसका भी। और फाइनली आप लॉन्ग आफ्टर कोलिजन पकड़ लो, उससे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये है सिचुएशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन आपको यहां और यहां के बीच में लगाना है, ठीक। ये है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में फाइनली हम इलास्टिक बॉडीज को ट्रीट करते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि इलास्टिक बॉडीज है तो फाइनली कोई डिफॉर्मिटी नहीं रहेगी सिस्टम में, है ना, बोल चुका हूं। फाइनली देयर विल बी नो डिफॉर्मिटी इन द सिस्टम। तो आप दो चीजें आराम से कंजर्व कर सकते हो। पहली चीज आप यहां बोल सकते हो, सिंस ड्यूरिंग कोलिजन देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो FEXT आप यहां बोल सकते हो भाई 0 होगा, और FEXT 0 होगा। इस वजह से 2 पॉइंट पे आप काम करो। पहला होगा डेल्टा P इज इक्वल टू 0, किसका, सिस्टम का, ठीक है। तो आप लिखोगे PI, अभी मैं फटाफट काम कर रहा हूं, इज इक्वल टू PF। PI का मतलब तुम लिखोगे M1U1 प्लस M2U2, और PF में मतलब M1V1। देखिए ये लीनियर मोमेंटम है, वेक्टर्स होते हैं, साइन का विशेष ध्यान रखना, डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखिएगा। बिकॉज मैंने क्या किया है, सबको राइट साइड ही ले लिया है, तो मैं सब इनिशियल फाइनल मोमेंटम जितने भी हैं मैं सबको पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। इनकेस अगर कोई लेफ्ट होता तो मैं उसका मोमेंटम वहाँ माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करता, राइट बच्चों। तो ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मैं कह सकता हूँ सिंस आवर कोलिजन, जो हम कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं वो एक इलास्टिक कोलिजन है, तो कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं बची ना। इसकी वजह से अभी आपको दिखाया था मैंने कि काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत में रहेगी जस्ट बिफोर कोलिजन, वही काइनेटिक एनर्जी आप जस्ट आफ्टर कोलिजन भी ले सकते हो। तो इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से आप सेकेंड स्टेप क्या कर सकते हो, यहां पे ऑल्सो डेल्टा K will equal to 0, this means KE initial is equal to KE final, तो ये हो जाएगी हाफ M1U1 स्क्वायर हाफ M2U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1V1 स्क्वायर। और इलास्टिक कोलिजन के तुम्हारे सारे सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के तुम्हारे सारे क्वेश्चंस यहीं से ही सॉल्व हो जाते हैं, केवल इन दो इक्वेशन से। मतलब ये पहली इक्वेशन बनती है तुम्हारी मोमेंटम कंजर्वेशन की, और दूसरी इक्वेशन बनती है एनर्जी कंजर्वेशन की, राइट बच्चों। अब देखो आपको U1 U2 M1 M2 दिया होगा, हो सकता है आपसे V1 V2 पूछ ले, तो भाई दो इक्वेशन दिख रहे हैं और दो अननोन दिख रहे हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं एक काम यहाँ पे करने वाला हूँ, हालांकि मैं पूरा कैलकुलेशन कर सकता हूँ लेकिन उसमें टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा। भाई मैं क्या करूँगा, मैं U2 की वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में रख दूंगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, एक मिनट, इसमें M1 छूटा है, मैं M1 लिख दूँ पहले। तो मैं फाइनल वैल्यूज आपको बताना चाह रहा हूं कि V1 और V2 कितना आता है, वो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं वैल्यू आपको दे देता हूं। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में V1 निकलेगा M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, तो ये V1 निकलता है M1 माइनस M2। अबे वो डिस्टर्ब कर देगा तो मैं, चलो हाँ हटा देंगे उसको, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स U1 होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, टाइम्स U1। तुम हटो भैया और तुम जाओ ऊपर, इक्वेशन नंबर 2 तुम ऊपर जाओ, ठीक है। और प्लस में आ जाएगा तुम्हारा 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U2, 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U2। सिमिलरली V2 जब आप लिखोगे, आप जब V2 लिखोगे तो लिखोगे M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1, M2 माइनस M1 अपॉन
m2 प्लस m1 टाइम्स u2 प्लस 2m1 अपॉन m2 प्लस m1 टाइम्स u1। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आती हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात आप? ये दो वैल्यूज आती हैं जो आपके लिए निहायत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूलिएगा नहीं, ये याद होना चाहिए आपको। छोटी सी वैल्यू है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिमेट्रिकल फॉर्मूला है, एक याद कर लो, दूसरे में m1 m2 आप ध्यान दो, केवल इंटरचेंज हुआ है और कुछ नहीं। m1 m2 u1 u2 केवल इंटरचेंज हुआ है। अब यहाँ पे कुछ दो तीन बातें और आती हैं, वो समझो क्या है। दो तीन बातें आती हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूले एक बार आगे लिखता हूँ, फॉर्मूले में एक बार आगे कॉपी कर लेता हूँ। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन्स, for elastic collision V1 is equal to, this will be equal to m1 minus m2 divide m1 plus m2 times u1 plus 2m2 divided by m1 plus m2 times u2। Similarly V2 is equal to m2 minus m1 divided by m2 plus m1 times u2 plus 2 times m1 divided by m2 plus m1 times u1। ये वो दो वैल्यूज हैं जो मैंने पीछे लिखा हुआ था, राइट। इसमें कुछ केसेस आते हैं। पहला कि जो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, जो दो बॉडीज का कोलिजन आप ले रहे हो, उनके मासेस इक्वल हैं। आप यहां पे जरा रख के देखिएगा, आप m1 इक्वल टू m2 रखिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, पता है क्या? आपको रिजल्ट मिलेगा v1 इज इक्वल टू u2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये m और m 2m हो जाएगा, ये भी 2m हो जाएगा, कट जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू u2। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू u1। ये मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि the velocities of the bodies will interchange just after the collision। अगर आपके पास में इलास्टिक कोलिजन का केस है और दो बराबर मास वाली बॉडीज जा रही हैं, तो आप रिजल्ट यहां पे डाल सकते हो वेलोसिटीज, मैं पूरा नहीं लिखता, चलो हटाओ। तो आप ये समझ लो कि अगर u1 और u2 है, ये समझ गए? बिफोर कोलिजन बना के दिया तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। ये 1, ये 2, फिर ये 1, ये 2। 1 वाली बॉडी बिफोर कोलिजन अगर u1 है, 2 वाली बॉडी बिफोर कोलिजन u2 है। 1 वाली बॉडी आफ्टर कोलिजन देखो क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी पा गई और 2 वाली बॉडी इसकी वेलोसिटी पा गई, मतलब वेलोसिटीज क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। समझ गए? अगर कोई मतलब रखी हुई बॉडी है तो ये टकराने के बाद रेस्ट पे हो जाएगा, वॉली चल देगी, वो तो एक अलग सी बात है। वो खैर आप इतनी बात समझ जाओ कि ये जो केस है तुम्हारा वेलोसिटीज को इंटरचेंज करता है। इसके बाद
एक केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे से है? 12 बजे से है ना, तो 12 बजे तक मैं ये खत्म कर दूंगा, परेशान ना हो। इसमें खाली दो केस और छोटे छोटे करा रहा हूं, राइट। 12 बजे तक मैं खत्म कर दूंगा। केस 2 M1 हाईली ग्रेटर देन M2, केस 2 M1 हाईली ग्रेटर देन M2। केस 2 M1 हाईली ग्रेटर देन M2। अभी M1 हाईली ग्रेटर देन M2 है, तो इधर से ध्यान दो, तो V1 है, M1 हाईली ग्रेटर देन M2 करोगे तो था M1 माइनस M2, ये किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गया? M1 के। M1 प्लस M2 भी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो गया? M1 के। ये हो गया तुम्हारा U1 प्लस 2M2 डिवाइड बाय M1, और ये हो जाएगा तुम्हारा U2। 2M2 डिवाइड बाय M1, M2 तो नेग्लेजिबल हो गया ना। आप चाहो तो 1 मिनट, आप इस केस को ऐसे करो यार, दो चीजें मैं करके दिखाता हूं। M1 अगर हाईली ग्रेटर देन M2 है तो एक तो M1 प्लस M2, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू M1 बैठेगा, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। M2 ये अप्रोक्सीमेटली M1 के बराबर बैठेगा, और सुनो M1 डिवाइड बाय M2 ये अप्रोक्सीमेटली M1 ही हो जाएगा, नहीं उल्टा लिख रहा हूं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये M2 डिवाइड बाय M1 ये टेंड्स टू 0 चला जाएगा। भाई अगर आपके पास में M1 हाईली ग्रेटर देन M2 है तो आप ये 3 रिलेशन फॉलो कर सकते हो कि नहीं? M1 प्लस M2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू M1, M1 माइनस M2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू M1, और M2 बाय M1 ये हो जाएगा टेंड्स टू 0। ये कंडीशन यहाँ फिट करो, अभी देखो चीजें तुम्हें समझ में आने लगेगी। V1 कितना आ जाएगा? देखो फटाफट करो, V1 कितना आ जाएगा? मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, देखो ये M1 और M1 केवल बचेगा तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा U1, ये तो खत्म हो जाएगा। ये कैसे खत्म हो जाएगा? M2 बाय M1, भाई M1 प्लस M2 केवल M1, और फिर M2 बाय M1 बचेगा, वो 0 हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाला फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा। केवल क्या बचेगा आपके पास? V1 और V2 जरा निकालो, देखो V2 निकालो, इसी से V2 निकालो, V2 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 निकालो, ये 2U1 माइनस U2, 2U1 माइनस U2। केस 2 रिपीट कर दें, V2 आ जाएगा 2U1 माइनस U2। सॉल्व करिए, अपने आप आएगा, इन्हीं कंडीशंस पे सॉल्व करिएगा, अपने आप आएगा। भाई केवल ये मैनिपुलेशंस आपको यहां लगाने हैं। देखो V2 है M2 माइनस M1, M1 ग्रेटर देन M2 है ना, तो M2 माइनस M1 माइनस M1 बचा, समझ गए? M2 माइनस M1 माइनस M1 बचा, M2 प्लस M1 M1 बचा, तो V2 यहां से आया माइनस U2। फिर इधर आ जाओ, M2 प्लस M1 ये M1 बचा, और यहां से प्लस 2U1 आ जाएगा, तो वही लिखा है मैंने 2U1 माइनस U2। करके देखिए ना, ये केवल माइनस U2 बचेगा यहां से, और यहां से बचेगा 2U1, ये यहां से बचेगा माइनस U2, ये बचेगा 2U1, वो आ गया ये वाला। छोटे छोटे कैलकुलेशन है, कुछ खुद से सॉल्व करो, और अब इसी का रिवर्स केस डालो, बस ये लास्ट है आज का। M2 हाईली ग्रेटर देन M1, M2 हाईली ग्रेटर देन M1, M2 हाईली ग्रेटर देन M1 लगाओगे तो तुम्हारे पास M2 प्लस M1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू M1, M2 माइनस M1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू M1, और M1 बाय M2 टेंड्स टू 0। ये तीन केस। केस 2 रिपीट कर दें।
केस 2 रिपीट कर दें, केस 2 m1 हाईली ग्रेटर देन m2। अच्छा, इसमें जो लोग को आ गया था ये समझ में, जो लोग को समझ में आ गया था वो जरा यहाँ पे निकालो कि v1 v2 कितना होगा। यहाँ से v1 और v2 निकाल के देना कितना कितना आ रहा है। मैं ये वाला केस दोबारा बताता हूँ। m1 हाईली ग्रेटर देन m2 है, तो m1 प्लस m2 को आप m1 लिख सकते हो जब ये रिलेशन है, और m1 माइनस m2 को भी आप m1 लिख सकते हो, और m1 हाईली ग्रेटर देन m2 तो m2 बाय m1 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये तीन कंडीशन तो समझ में आती है। आप जरा यहाँ पे आओ, m1 हाईली ग्रेटर देन m2, ये ऊपर क्या बचा, केवल ये केवल बचा तुम्हारा m1, ये पूरे की जगह। नीचे भी क्या बचा, इस पूरे की जगह बचा केवल m1। m1 कट गया तो v1 इज इक्वल टू u1। यहां से देखो, ये पूरे की जगह क्या बचा, m1 बचा, ये पूरे की जगह क्या बचा, m1 बचा। ठीक है, अब m2 बाय m1 टेंड्स टू 0, तो ये पूरा फैक्टर हो गया 0। समझ गए? तो v1 किसके बराबर बचा, u1 के, तो v1 बराबर आया u1 के। ठीक है, इसी तरह v2 सॉल्व करोगे, केस लगा रहे हो m1 ग्रेटर देन, हाईली ग्रेटर देन m2। ये पूरा ऊपर क्या बचा तुम्हारे पास, ये बचा माइनस m1, ये क्या बचा, ये बचा m1, तो माइनस m1 अपॉन m1, माइनस u बचा केवल, तो v2 इज इक्वल टू इतने से आया माइनस u। अब यहां से आओ, ये वाला फैक्टर तुम्हें क्या दे देगा, m1 प्लस m2 किसके बराबर है, m1 के बराबर है। m1 कट गए, यहां से आया था माइनस u2, इधर से आ जाएगा 2 टाइम्स u1, तो 2u1 माइनस u2, तो 2u1 माइनस u2। अभी समझ में आया सेकंड वाला केस सब लोगों को? अभी सेकंड वाला केस सब लोगों को समझ में आया? अभी मैंने जितनी यहाँ कलाकारी बाद में करी, मैं सब कुछ इरेज करने जा रहा हूं। किसने किसने पूछा था मुझसे सेकंड वाला केस, हाउ m2 अपॉन m1 इक्वल टू 0 नहीं है रोनित, टेंड्स टू 0 है, दोनों में अंतर होता है, टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा रेशियो हो जाएगा। अबे ऐसे मान लो, ये वाले केस में मान लो m1 हो गया एक साइकिल का मास और m2 हो गया एक ट्रक का मास। m1 हो गया साइकिल वाले का मास, m2 हो गया ट्रक वाले का मास। अभी साइकिल ट्रक से टकराती है, समझ गए ना अब तुम मेरी बात? और यहाँ उल्टा है, यहाँ ट्रक साइकिल से टकरा रहा है, m2 ग्रेटर देन m1। ठीक, तो पहले तो मैं ये सारी चीजें हटाऊं। ये आ गया, साफ सुथरा हो गया। अभी मैं फिर से v1 लिख रहा हूं, अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू देता हूं तुमको। v1 आ जाएगा 2u2 माइनस u1, उसी पैटर्न पे है आंसर। दिस इज 2u2 माइनस u1 और तुम्हारा v2 आ जाएगा u2, तुम्हारा v2 आ जाएगा u2। ठीक है, कईयों ने सॉल्व करके दे दिया, तो इसका मतलब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका ये खुल के आ जाएगा। तो बच्चों ये बताओ, आज फिलहाल जितना पढ़ाया आपको समझ में आ गया? सर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m2 होगा केस 3 में। क्या चीज इक्वल टू m2 होगा केस 3 में? m2 हाईली ग्रेटर देन m1 है। ओह सॉरी, हाँ ये गड़बड़ कर गया मैं, ये ऊपर के पैटर्न पे एक्चुअली मैं पकड़ लिया। वो है, वो बच्चे मेरे सब समझ गए हैं, लेकिन मैं फिर भी करेक्ट कर रहा हूँ। फिर देखो वही लिख दिया, हद मचा रखी है यार। ये m2 आएगा ना, ये m2 हाईली ग्रेटर देन m1 है, तो ये m2 प्लस m1 अप्रोक्सीमेटली m2 माइनस m1 अप्रोक्सीमेटली m1 माइनस m2 टेंड्स टू 0। ये था। ठीक है, कल की क्लास में इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा बच्चों, मिस मत करिएगा कोई भी क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।